ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। और डाला बुला तू चलो बारी चले जाओ। नहीं नहीं मैं डाले वेखने ने अज तुहाडे मरज़इयां दे मैं अज डाले वेखने ने। इन्हें मैनू रोकिया क्यों है? इन्हें मेरे वाल उंगली कीती क्यों है? वो एक ओदा काम सी बस मैं इहदा काम पूरा करके जावांगी। अच्छा शायद भाई एक थोड़ी जी अर्ज करनी है कि तुहाडी बराड़ हो रही है, तुहाडी बराड़ ते ओ लाइव ने इस टाइम ते होना ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਮੋਡੀਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਵੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਵਹਾ ਲਿਆ ਸੱਦੋ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ फैज भाई बोल रहे सन मुफ्ती साहब फैज भाई बोल रहे सन। यार बड़े समझदार थे फैज ते बड़ा समझदार है ते की चवल मारी है यार बंदे की। अच्छा मुफ्ती साहब सीधी सी गल है ये मोहम्मद शाहिद अल्फिया बयान देता है जब तक हिम्मत है जिंदगी है सांस है मरज़इयों की मंजी ठोकूंगा रबुए तक ठोकूंगा। कुफर नाउमीदी कुफर है। ये ब्रॉड चलती है सिर्फ और सिर्फ हतम नबूवत के लिए। ये एक मर्द मुजाहिदा ने इस तरह किया है तो हम लोग मरज़इयों की मंजी ठोक देंगे। ये मेरा ईमान है और मैं आपको आज आप तारीख नोट कर लें कि शाहिद की जब तक जिंदगी है ना हर सांस पे मरज़इयों की मंजी ठोकूंगा। ठीक है और ये बात याद रखिएगा मुफ्ती साहब आप भी कि एक जो सोशल पूछ रहा हूँ क्या हो गया खराब। ये बड़ी तेज तलवार है मुफ्ती साहब। जब ये चलेगी ना तो इनको नानी याद आ जाएगी। रियासत में रियासत कायम नहीं करने देंगे। जितना मर्जी जुल्म कर लें जो मर्जी कर लें मुफ्ती साहब मरज़इयों की मंजी इंशाल्लाह ताला रबुए में नहीं जनाब नगर में। रबुआ कहना पाकिस्तान के आइन की तौहीन है। इनकी इमारतों पे रबुआ लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब मेरे पास सारे के सारे प्रूफ हैं। ये मेरा जज्बा वही जज्बा है जो चंदा सिस्टर वाला जज्बा था और इंशाल्लाह ताला ये एक वीडियो थी मुफ्ती साहब। आने वाले दिनों में मैं हजारों वीडियो हजारों टिकटॉकर ये इसी रबुए चनाब नगर में इनकी छाती पे मूंग डाल के बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बात याद रखिएगा मुफ्ती साहब। सुने शायद भाई जज्बात भी होते हैं लेकिन ये है कि हकायक भी कुछ होती हैं। जज्बात के ऊपर हकायक का दर्जा आता है। हकीकत जो होती है ना वो नहीं मिट सकती। जज्बे के अंदर जज्बात के अंदर बंदा कुछ भी बोल सकता है। बात ये है कि ये नारे और ये हमारे जज्बात जनाब जो सियासी लोग जब जब इक्तदार पे आए उस वक्त ये बातें क्यों नहीं उठी? उस वक्त हमारे जज्बात किधर थे? वो अपनी हुकूमतें 5-5 साल चला के चले गए। उधर क्यों नहीं बोले हम? उनके ऊपर जोर क्यों नहीं हमने डाला कि देखो वोट तुमको हमने दिया, तुम्हारी सपोर्ट हमने की, ओए इन्हें मिटाओ इन कादियानियों को। और उनके ऊपर हमने क्यों नहीं आवाज उठाई? और जब वो इक्तदार करके चले गए जेलों के अंदर और उस वक्त हम अब दूसरे किसी की हमारी हुकूमत आ गई तो उस वक्त ये बातें करें। अच्छा वहां पर भी अब ये मामला ये है कि जब कोई मसला होता है तो सद्दो जी लब्बैक कालियन। जब कोई मसला होता है तो सद्दो जी लब्बैक कालियन। और लब्बैक की तो हुकूमत भी नहीं है और लब्बैक के पास तो अथॉरिटी भी नहीं है। और जो मौजूद है उनके ऊपर जोर क्यों नहीं डालते? उनके ऊपर जोर डालो, ये इनको खत्म करो। और मैं सल्यूट करता हूँ अल्लाह की कसम लब्बैक वालों को कि अभी देखे कैसा मुतालबा उन्होंने रखा है। हाँ जी कि इसराइल का जो सदर है उसको दहशतगर्द कौमी तौर पे उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करो। वजीर आजम है शाजी उनका वो वजीर क्या नाम है उसका?
नेतन्याहू। नतन याहू। हाँ, तो अच्छी बात हुजूर है। वाला, अगर मेरी एक गुजारिश समाप्त करें तो जी जी। आपकी शान और आपकी इज्जत के खिलाफ ना हो तो अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि आप आले रसूल हैं, आपकी बेअदबी भी जो है ना वो हमें जेब नहीं देती। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आप हमारे बड़े हैं, आपको डिस्करेज करने की बजाय हमें इनकरेज करना चाहिए। और हकीकत ही मेरी ना होती है, इंग्लिश थोड़ी सी लेकिन किसी कमजोर टाइम। है। डिस्करेज अच्छा, और इनकरेज का मुझे नहीं पता, ये जी जी आसान जी लफ्जों में जी, बता मैं दें। मैं हौसला कम करना और हौसला आपको बढ़ाना चाहिए। हौसला आपको हमें हौसला बढ़ाना चाहिए, आपकी तरफ से। हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। हकीकत होती है, मैं ये बात मानता हूँ, हकीकत मोहतरम, को आपका बदला नहीं जा नाम नहीं मुझे सकता। पता, नाम क्या है आपका? मैं जी डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा जी, पाकिस्तान से। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, ये हौसले हम हर दौर के अंदर बुलंद करते आए हैं, और अगर आप इसका नाम हौसला तोड़ना रखते हैं, डिस्करेज इसका नाम नहीं वो भी नहीं, आप कह सकते हैं। सुने जी तो जी, सही ना मेरी डॉक्टर साहब, एक बात मिनट, ये है कि मुझे बात हम हकायक कंप्लीट के करने ऊपर में, एक मिनट। हम हकायक के ऊपर बोलने वाले मैं लोग वही हैं। अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हम हुजूर वाला, एक धड़ेबाजी सेकंड करने मुझे वाले दे लोग दें। नहीं हैं मेरी एक कि अर्ज तो थोड़ी सी अपनी इसको ऊपर सुने जब हुजूर बात वाला, आए तो छतीर को लटा लो जी। ना 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 ना, हकायक बोलेंगे जी। जी शाहजी हुजूर वाला, मैंने अर्ज किया तो है, हकाइक बोलें। हकाइक तो हकीकत है, मैं तो कह रहा हूँ, हकीकत तो बदल नहीं सकती। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन आपकी मोटिवेशन, आपकी हौसला अफजाई जो है ना, वो हमें हो सकता है कि जो हकीकत नज़र आ रही है वो हकीकत तब्दील हो जाए आपकी हौसला अफजाई की वजह से। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, तो गुजारिश है, क्योंकि आले रसूल पर ना हम कोई मकसद है कि हुक्म लगा सकते हैं, ना हमारे ऊपर ये ताकत है, हम तो आपकी कदमों की खाक भी नहीं है। आपके कदमों की खाक भी हम से लाख करोड़ दर्जे अच्छी है। डॉक्टर साहब, अल्लाह गुजारिश की आपको है। हयाती दे। बात ये होती है कि हमने अपनी कौम को ये कह कह के इनकी पुष्ट पनाही की है कि हम तादाद में बड़े हैं और बड़ी ताकत है हमारे पास, और हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। पता है क्या, जब कौम को उठाना हो ना, जगाना हो, तो उस वक्त नकाइस को बयान किया जाता है ताकि कौम जागे, और सोए वो जागो। हाँ, ये जब कह दिया जाएगा कि ओ भाई हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब वक्त ये है कि ये कहना है कि भाई कुछ भी नहीं किया तुसा की कीता जे, ताकि कौम को पता चले। और यहाँ पे मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ किसी एक फर्द की बात नहीं हम कर रहे, हम पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पूरी कौम की तरह से बोल रहे हैं। इनके इतने हौसले भी नहीं हमने बढ़ाने कि असल हकीकत पर ही पर्दा पड़ जाए। ओ भाई, कादियानियों लानती है, काफर है, कादियानी लानती है, काफर है, खबीस है, खंजीर है, हरामी है, दल्ले हैं, कुत्ते हैं, सूर है, सब कुछ है। ये नारे हैं, ये जज्बाती बातें हैं। लेकिन ये है कि आपके यहां वो कब्जा करके बैठे हैं, आप नारे लगा रहे हैं, उधर वो कब्जा करके बैठे हैं, आपके हर अदारे के अंदर वो बैठे हैं, और रियासत के अंदर रियासत वो गाड़ के बैठे हुए हैं। आप उनका बाल बीका नहीं कर सकते। और मैं यहां चमिंडे रह के आया हूं, 4 साल में वहां रहा हूं। रबुवे के बाद कादियानियों का जो दूसरा मरकज है वो चमिंडा है, और वहां पिंड के ऊपर पिंडों के पिंड जो है ना वो कादियानियों के ने यरगमाल किए हुए हैं, और पिंडों के ऊपर जो चौधरी बैठे हैं वो कादियानी हैं। हमारी अवाम जो है वो मजलूमाना तौर पे जिंदगी बसर कर रही है, मुसलमान अवाम। और ये आवाज आज की है, ये आवाज तो हमने 10-15 साल पहले भी उठाई थी, वो कुछ भी नहीं हुआ।
बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े निजाम आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, लेकिन कादियानियों के मुतल्लिक आज तक कोई संजीदा नहीं हुआ। और उल्टा ये होता रहा कि खत्म नबूवत के कवानीन को तब्दील किया जाता रहा, खत्म नबूवत की शिकों के अंदर तब्दीली की जाती रही, किताबों के अंदर खत्म नबूवत के कवानीन को छेड़ा जाता रहा, 295C के कानून को छेड़छाड़ की गई, मुजाहिदीन खत्म नबूवत के मुंह बंद किए गए, कुछ को मार दिया गया और कुछ को जेल थाने कचहरी के चक्कर दिलाए गए। बहुत कुछ हुआ जी, बड़ी बड़ी तारीख है इसके पीछे। ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि ये एक छोटी सी बराड़ जिसके ऊपर ये 59 बंदे बैठे हैं तो बस यही है सब कुछ है। बहुत कुछ है, पूरी कायनात है यहाँ पे, यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं। ये इतना आसान नहीं है कि 1-2 मिनट के अंदर बैठ के हम इस मसले को हल कर लें, या हमारी एक बराड़ से ये सब कुछ सेट ही हो जाना है जी, सारे हमारे मातहत हैं और जो हम कहेंगे यहाँ पर वो हो जाना है। नहीं नहीं, बराडे करें, ये हक है हमारा, ये फ्रीडम स्पीच है, हम बोल सकते हैं। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, ये होना चाहिए है, लेकिन ये हकायक भी साथ हम कौम को बताएंगे कि मेरा पुत्र ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी, दास्तानों में कौम को जगाना पड़ेगा कि तुम पिट गए हो, तुम्हारी पिटाई हो रही है मुसलमानों, आंखें खोलो, जागो जी, बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब भाइयों। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जितनी भी आपने बातें की हैं मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी आपने बातें की हैं ये आपके अल्फाज है कि ये सोशल मीडिया है और ये 5th जनरेशन वॉर है, ठीक है, ये आपके अल्फाज है। जब एक मौजू पे, एक मुद्दे पे बात ही नहीं की जाएगी तो लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा। एक वीडियो बनाने पे चंदा सिस्टर को रोका गया, वहां पर 1300 वीडियो बनेगी, वहां पर चुनाव नगर की वो जो अम्मा जान चौक है ना, वहां पर बैठ के मंजा डा के वहां पे वीडियो बनाई जाएगी, और वहां पे जो मनारे हैं उनको तोड़ा जाएगा और कानून के तहत तोड़ा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी मैंने फुटेजेस रखी हुई अपनी लाइव पर जो कि कानून पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, उनके ऊपर एक्शन दिलवाया जाएगा, कानूनी दिलवाया जाएगा, और ये आप इन द फ्यूचर यू विल सी, आप देखेंगे। शायद भाई जब मैं 10-15 साल पुराना जब मैं गया था ना, तो इनके अंदर जो मिर्दवाड़े बने हुए हैं उनके बकायदा नाम है मस्जिद, उन्होंने कहा है मस्जिद है, एग्जैक्टली यही तो, और मीनारे बने हुए, हालांकि पाकिस्तानी कानून है, कानून बन चुका है, यही कह रहा हूँ। लेकिन भाई बात याद रखिएगा भाई मतलब ये कि क्या पुलिस को नहीं पता, हमारे इदारों को नहीं पता, हमारे मतलब हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता, किसको नहीं पता, सबको पता है। लेकिन मुफ्ती साहब बात करने की वही होती है, अगर नहीं पता तो हम लोग अवेयर कर रहे हैं ना, अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को, और इंशाल्लाह ताला अगर वहाँ पर जो ये जो सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ पर ये दहशतगर्दी हो रही है, पुलिस वालों को नहीं पता, बताया गया, पता चला, अब वहाँ पे कोई नहीं है। और वो जो शकूरा चश्मे वाला ये शाह जी तो जानते हैं, डॉक्टर होली स्पिरिट और पुराने दोस्त जानते हैं, ये जब किताबें में लेके आया था उसके बाद इसको हमने पकड़वाया था, हमने सबूत के तौर पे वो रसीदें सारी दिखाई कि ये देखो उधर तो किताबें छप रही हैं, बिक रही हैं। उसके बाद ये सारी पकड़े गए थे और इनका प्रेस बंद हुआ था अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये है कि भाई वो हमारी एक छोटी सी कावश है, कावश बड़ी कावश करनी है, इनको ये बिल्कुल मुतालबा होना चाहिए कि भाई ये इसराइल का ये यहूदियों के नुमाइंदे हैं और जसूस हैं जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं। जब आप इसराइल का इनकार कर रहे हैं तो कादियानी को का भी इनकार करना पड़ेगा।
जब इसराइल का दरवाजा बंद कर रहे हैं, यहूदियों का दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो साथ कादियानियों का भी करना पड़ेगा। बसूरत दीगर जी मुफ्ती साहब आप यकीन माने कि जब से मैं ब्रॉड कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज पे हाथ डाला उस अल्लाह शाहिद है कि मेरी सोच से बढ़ के उसमें कामयाबी हुई है, मेरी सोच से बढ़ के। ये एक चंदा का मामला नहीं है, ये एक चंदा का मामला नहीं है मुफ्ती साहब। पुलिस वालों ने जिस तरह से इनका ट्रीट किया और वहाँ पर जिस तरह से अवाम इकट्ठी हुई, मुफ्ती साहब यकीन मानिएगा इन द फ्यूचर, ये मैं आपको तारीख इसलिए लिखवाई है ताकि आपको याद रहे कि ये एक मुसलमान का प्रॉमिस था। हम वो कौम है जो ठानेंगे वो करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यू विल सी, हम जो भी गवर्नमेंट है ना, हम उनको खुद लेके आते हैं, वोटों से आती है, मैंडेट छीना जाता है, चोरी होता है, मसलत है, मैं हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन ये जो 5th जनरेशन, ये जो 9 इंच का स्क्रीन है ना मुफ्ती साहब, ये सबसे बड़ी तलवार है। एक आवाज़ पर मैं कहता हूँ मुल्क के मुल्क बंद हो जाते हैं। और नाउमीदी मेरी नज़र में कुफर है। अगर किसी ने नहीं किया, पिछले 25 साल में नहीं किया, 1947 से लेके अब तक नहीं हुआ, तो वो कम हम कर सकते हैं ना। हिम्मत तो करो, निकलो, बताओ दुनिया को कि ये बगैरती कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी, रियासत के अंदर रियासत, हाउ कम। जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आप और कोई बात करना चाहता है तो मैं कभी दुनिया नाउमीद नहीं होता, नाउमीद नहीं ऊपर। देखिए, मैं एक बात, मुफ्ती साहब ने बड़ी ठीक बात की है। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं इधर ऐसे सगीर चौधरी साहब जो कहलाते हैं, वो शुरू में जब उन्होंने कादियानियत छोड़ी तो वो कहते थे मैं कादियानियत नूं जड़ों खाड़ के सुट देना। तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा होने वाला नहीं है, मतलब ये काम बड़े बड़ों से नहीं हुआ अभी तक। तो देखें आजकल वो इल्हाद की बातें करते हैं और कादियानियत वैसी है। बात ये नहीं कि हम फ़र्क नहीं डालते, हम बहुत फ़र्क डालते हैं। फ़र्क ये है कि जर्मनी ने बेशुमार कादियानियों को जहाज़ पर बिठा के वापस भेज दिया जो असाइलम को क्लेम करना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबरों को लिखा कि ये जो कहानी आपको सुनाते हैं सब झूठ है, हकायक ये भी हैं। और मैंने तो अब 500 सफ़े की अंग्रेजी में किताब इसलिए लिखी है कि वो मैं किताब भेजा करूंगा इन्हें, उसका PDF, कि भाई ये है आईना कादियानियत का और ये हैं उसके रेफरेंसेस। मेरी किताब में 491 रेफरेंस हैं और वो यही लिखा है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले कादियानी तो बहुत अरसे से, मिर्ज़ा कादियानी के दौर से ना इनकी आदत है, ऊपर वालों को आपने देखा तोहफा कैसरिया लिखा, उसने फिर वली अहद को खत लिखा। हम मुसलमान ऐसा नहीं करते थे। अब वक्त है, जैसे ये जो वाक़या हुआ है तो अभी हमारी चंदा बहन का, तो मैंने ईमेल भेजी यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को, तो मुझे जवाब आया है कि जी उस FIR का रेफरेंस नंबर दें तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसीलिए मैंने चंदा बहन से कहा था कि आप FIR लिखवाएं। अब बात ये नहीं है कि इस पर एक्शन लिया जाए और जनाब कादियानियों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब ये सबूत जो हम लोग अब इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं इतने बढ़ जाएंगे तो इनको एक एक्शन लेना पड़ेगा। इसके 2 नतीजे निकलेंगे कि हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी पॉज हो गई है। जी जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, वो पीछे की। हाँ, तो बात यह है कि जब हम देखें हमारा फर्ज, अब कादियानी जमात में उनका खलीफा ऐलान करता है, मैंने बहुत दफा उसके मुंह से सुना है, ये नहीं कि मैं नाइव बातें नहीं कर रहा हूं,
वो कहता है जी कोई ऐसी बात होती है तो वो अपनी जमात के मेंबरान से कहता है जी आप सारे ईमेल लिखें, फलाने फलाने मेंबर पार्लियामेंट को लिखें, इसको लिखें, और जितना लिख सकते हैं लिखें, और जमात उसका हुक्म मानती है। हजारों की तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट को वो लिखते हैं कि जी हम मारे गए, लुटे गए, तो साडा है हो गया। जब हमने ये तहकीक की कि क्या मुसलमान भी उनको उसका जवाब लिखते हैं, तो पता लगा उधर तो एक आदमी नहीं है, कोई ठेकेदार बना बैठा है कि मैं जनाब मुसलमानों की तंजीम जो है यूके में उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब तुमने कभी पार्लियामेंट को बताया है कि मुसलमान कादियानियों ने? कहता है नहीं जी ये तो मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा तेरा काम क्या है मेरे भाई? मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं तुझे नजर नहीं आते? कहता जी छड्डो जी इसको। तो बात यह है कि हम एक आदमी के तौर पर कोई एक्शन तो जाहिर है नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फर्क बता दूं, फर्क की मैं मिसाल देता हूं। सिर्फ जर्मनी ऐसा मुल्क नहीं है जो कादियानियों की असाइलम रिफ्यूज कर रहा है। यूरोप के 6 मुल्क तो मैं जानता हूं जिन्होंने इनकी असाइलम को अब रिफ्यूज करना शुरू किया। हमने HNCR जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा होता है, जब कोई मुल्क किसी को असाइलम देता है तो वो उसको कहता है जी हम इसे असाइलम देने लगे हैं, तो क्या आप इस पर राजी हैं कि हम दे दें? उसकी एक वजह है, हर वो शख्स जिसे असाइलम दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा उस हुकूमत को उसके बदले बहुत सारा पैसा देती है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि हर साल उस आदमी के बदले 20 से 50 हज़ार डॉलर पर पर्सन अक़वाम मुत्तहिदा देती है उस हुकूमत को। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं उसकी पता है। तो हमने HNCR को लिखा, मैंने कहा मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने लिखा कि देखो भाई ये हकायक भी तुम गौर कर लिया करो, जब कोई कादियानी तुम्हें झूठी FIR दिखाता है तो उसकी तस्दीक किया करो। पाकिस्तान में हमने उन्हें बताया है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने तो किसी कादियानी का घर जलते नहीं देखा, लेकिन कादियानियों को मुसलमानों के घर जलाते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों की तस्वीर भेजी। गुलाम अहमद कादियानी साहब हाँ, तो उसको मैंने बताया कि देखो ये मेरे घर के लोग हैं, इनको शहीद करने वाले कादियानी हैं। ठीक, तो बात यह है कि आहिस्ता हम सबको लिखना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद रखना कि महीने में, साल में हालात जो हैं बदलेंगे और जनाब कादियानियों को कहेंगे कि तुसी ते धोखेबाज झूठे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जब वो फैसला तब होता है जब दोनों तरफ की कहानी सुनी जाए। ये पाकिस्तान के अवाम मजलूम हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, हर तरह से इनका मकसद है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बातें जब हम इन्हें लिखते हैं तो उसका बहुत असर होता है। पहले मैं 100 ईमेल भेजता था, मुझे 1 का जवाब आता था। अब मैं 10 ईमेल भेजता हूं, मुझे 1 का जवाब आता है। इतना फर्क पड़ गया है। बल्कि मेरा नाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट में जाना पहचाना नाम होने लगा है, क्योंकि मैं लिखता रहता हूं, चाहे मुझे कोई उस पर जवाब मिले या ना मिले। तो मैं भी आपसे कहता हूं आप हकायक लिखें, अगर आप लिख सकते हैं उसके साथ सबूत लगाएं और उन्हें कहें कि ये जो वाकया हुआ है इसकी बैकग्राउंड ये है। तो मैंने लिखा है पार्लियामेंट को, यूरोप की, और चंदा बहन मुझे तो नहीं पता वो असल में क्या करती हैं, लेकिन जो मुझे पता है कि उनकी हैसियत है, यूरोपियन पार्लियामेंट तो इसका बड़ा सख्त नोटिस लेगी कि एक बेल्जियम की शहरी जिसका मतलब एक मुकाम भी है, मुझे तो एग्जैक्ट इल्म नहीं, लेकिन उस पर वो बहुत ज़बरदस्त एक्शन होगा। बल्कि वो इसको अगर वो इनके अपने कवानीन हैं, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली शायद कह भी ना सकें, लेकिन वो रिकॉर्ड पर ये चीज़ आ जाती है। और जब ऐसा मसला आता है जहाँ पर पाकिस्तान और दूसरे लोग इनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब बात ये है कि इन बातों का भी तो जवाब देते जाओ, हमारे पास तो एक लिस्ट है इस किस्म की। तो आप उन्हें लिखें, इस लिस्ट में इजाफा करें। वक्त के साथ साथ इसका बहुत असर होगा। अगर आप समझते हैं कि आज लिखा और कल असर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे चंदा बहन का मामला है, उसका देखें, उन्होंने कहा कि FIR का नंबर बताओ, आप मुझे नंबर बताएं, मैं उनको भेजता हूं, वो तहकीक तो करेंगे, फिर वो बैठेंगे सोचेंगे कि ये तो कादियानी तो कहते हैं ऐसे ही लुटे गए, मारे गए, ये तो एक औरत के साथ इतना जुल्म किया इन्होंने।
आप इस मामले को बरतानिया की पार्लियामेंट को भी मैंने लिखा है, आप भी लिखें। बरतानिया की पार्लियामेंट में एक इन्होंने ग्रोह बनाया है कादियानियों ने, जिसको कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ अहमदियत। उसमें 60 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके मेंबर हैं। मैंने हर एक को लिखा है, और उनमें से कई तो मुझे कहते हैं जी कि ये तो ठीक नहीं लगता, तो मैं उनको दोबारा लिख देता हूं कि भाई ये प्रूफ है। और बात वो लिखें जिसको आप बैकअप भी कर सकें। तो उसके बहुत सारे हैं वो जवाब ही नहीं देते, वो ईमेल पढ़ के या रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या कोई अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। तो लेकिन असर होता है, मैं आपको बताऊं बहुत असर होता है। और जब से सोशल मीडिया आया है, मुफ्ती साहब तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, कादियानियों की बैंड बज गई है। वो इस तरह से कि आम कादियानी जो था वो जानता ही नहीं था कि इस्लाम के नाम पर उसको धोखा दिया जा रहा है। इतना बड़ा धोखा आम कादियानियन को छोड़ गया। और कादियानियत की ब्लड लाइफ लाइन इस बात, देखें मैं आपको बताऊं, मैं आपको सबूत देता हूं। अभी होने वाला है इनका जलसा सालाना लंदन का, जहां इनका जालसाज खलीफा रहता है, कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाएंगे, वजीरों को बुलाएंगे, स्टेज पर बुलाएंगे, प्रेयर करेंगे, कोई मेयर होगा, कोई मेंबर पार्लियामेंट होगा, फिर वो जाके अपने कुलीग्स को बताएंगे भाई हमने तो 6000 लोग देखे, ये तो वोटिंग के हिसाब से भी इनकी इंपॉर्टेंस और वैसे भी है। लेकिन जब हम उन्हें बताएंगे तो वो उधर जाके जब देखेंगे तो उनको डिफरेंट प्रोस्पेक्ट मिलेगा। अभी आपने देखा कनाडा का जलसा, मेरा एक वहां वाकिफ है, तो उसने मुझे बताया कि उसको जो उसका लोकल मेंबर पार्लियामेंट है, कहता है कि उसको तुमने खत लिखा था और हमने भी ईमेल की थी, तो वो कह रहा था कि यार ये कादियानी कितने धोखेबाज हैं, यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहे इतने लोग, और ये हमें कहते हैं 40-40, 50-50 हजार लोग आ रहे हैं। उनको शक पड़ गया। मैंने जहां इनका हदीकतुल महदी में जलसा होता था, मैंने वहां के काउंसलर्स को लिखा, मैंने कहा कहां है वो 45,000 लोग। उन्होंने तहकीक की, जी मेरे पास ईमेल मौजूद है। कहते हैं लोग तो 4000 के करीब ही थे, लेकिन अटेंड जो थी ना विजिट्स, वो 45,000 है। काउंसिल को कादियानियों ने बताया कि नंबर ऑफ विजिट ये है कि एक आदमी अगर 15 दफा आया गया है तो वो 15 आदमियों के बराबर कादियानियों ने गिन के हमें झूठ बोल दिया। ये बातें जब हाईलाइट होती हैं ना, तो वेस्टर्न कंट्री के जो वो लोग हैं जो बाख्तियार हैं, वो इस पर बड़ा गौर। मैंने उनको फिर वीडियो भेजी, मैंने कहा भाई तुमने सुना कि ये वीडियो? कहता है दैट्स नॉट द ट्रूथ। अब उसने इस जमात से ये बात की है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, हो सकता है वो चुप कर गया हो सकता है उसने पूछा हो, लेकिन मैंने उसे सबूत दिया कि तुम्हें तो इन्होंने कहा है कि 45,000 विजिट्स हैं, लेकिन हमें इन्होंने कहा है कि 45,000 लोग हैं। और इसकी इंप्लीकेशन क्या है ये भी आप सोचें, वो लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। अगर 45,000 लोग आए हैं तो उन्हें उनकी हिफाजत का इंतजाम बढ़ाना पड़ेगा, जो एम्बुलेंस है ज्यादा भेजनी पड़ेंगी, फायर रिस्क जो है फायर ब्रिगेड की ज्यादा नफरी को अलर्ट करना पड़ेगा, और दूसरी सहूलियात उसके मुताबिक मुहैया करनी पड़ेंगी। ये वेस्टर्न कंट्रीज के कानून के खिलाफ है कि 45,000 का मजमा और आप 4,000 से भी कम की सिक्योरिटी का इंतजाम करें या उनकी हिफाजत का इंतजाम करें, ये उनके कानून इजाजत नहीं देता। तो आप देखें कि इस बैकग्राउंड में जब ऐसी बातें आप इनको लिखते हैं तो उनका बहुत जबरदस्त असर होता है। आप दोबारा जब इस साल जलसा होगा तो वो काउंसिल बड़े गौर से देखेगी कि कादियानी आपको क्या बता रहे हैं और उनको क्या बता रहे हैं। आप देखें तो मुफ्ती साहब की जो बात है, मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह एक जमाने पर इससे पर काम करते हैं, तो ठीक है वक्त के साथ कुछ होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ना मैं एक बात अर्ज करूँगा कि देखें 1974 में भी तो तहरीक चली थी ना, इन पे कुफर का फतवा लगा, आगे बढ़े, जो कुछ रह गया, जो कुछ कमियां थी, वो क्या वो कमियां हम लोग नहीं पूरी कर सकते? और अगर इस तरह भेजिए आप कुछ नहीं कर सकते इनका जो नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, देखें शायद साहब मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम सबको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। मेरी तो हैसियत एक आम आदमी से ज्यादा है ही नहीं।
तो लेकिन मैं लिखता रहता हूं, मैं बताता हूं, मैंने चंदा बहन का वाकया लिखा, यूरोपियन पार्लियामेंट को लिखा, यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को मैंने लिखा है कि भाई बात ऐसी हो गई, या एक औरत है वो, उन्होंने जवाब दिया मुझे, मतलब जितनी मैंने, सारों का तो जवाब नहीं आता लेकिन पहले कम आते थे, अब ज्यादा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है, जरा FIR का नंबर तो भेजो हमें और वो एड्रेस भेजो कि किसने ये फर्स्ट इंसिडेंस रिपोर्ट लिखी है। तो लेकिन जाहिर है कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको ये भी एहसास होना चाहिए। तो हम उन्हें ये तो नहीं कह रहे कि जाके उन पाकिस्तान की पुलिस पे आर्डर जारी करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें पता लग जाएगा कि कादियानी झूठ बोलते हैं। वो कहेंगे कि तुम कैसे मजलूम हो, हमारे पास तो ये वीडियो पड़ी हुई है एक औरत की, तुम उसके साथ दहशतगर्दी कर रहे हो, औरत के साथ आके हमें कहानियां सुनाते हो, तुम्हारा घर जला दिया। अगर तुम इतने ही मजलूम हो कि तुम्हारे घर जलते हैं, तो ये कौन सा कादियानी है जो इसको, एक औरत को डरा धमका रहे हैं? यह सवाल पैदा होगा ना, बड़ा कुदरती सवाल है। तो हमारा मकसद यह है कि उनके ज़हन में इस सवाल को उजागर कर दिया जाए कि कादियानी झूठ बोलते हैं। 99.9% बल्कि 100% कादियानी सिर्फ झूठ बोलकर अजाइलम लेते हैं। इन्हें पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसका आर्टिकल 1, 2 और 3 कहता है कि इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका कानून कुरान और शरीयत, और इसकी नेशनल असेंबली मजलिस शूरा है। ये पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के पहले 3 आर्टिकल है। लेकिन पाकिस्तान में मुर्तद की कोई सजा नहीं है, बाकी हर इस्लामी मुल्क में है। आप जाके पहले अपना घर तो ठीक करें। डॉक्टर साहब, जो मैं ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा हूँ ना, जहाँ पर मरज़ई चेक पोस्टों पे ये देखें इस तरह के मुश्तंडे खड़े होंगे, ठीक है, वो अब नहीं है। तो हाँ, नहीं, उन्होंने वो हटा दिए बैरियर, हमें पता लग गया। इस वजह से हुआ ये जो चंदा सिस्टर का मामला है ना। नहीं, सब ठीक है। शायद भाई बात है कि आप ये जो आपने बैरियर, ये वो बातें हमें कहती हैं ना, सोशल मीडिया पर हम उर्दू बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो आप अंग्रेजी जुबान में ना ये 7 सबूत लगाएं, एक छोटी सी ईमेल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है गलत है, साथ में अटैच करें इसको, वीडियो को, कहें जी ऐसा हो गया, ये देखें, आप इस पर गौर करें। ये वो कादियानी है जो आपसे आकर असाइलम मांगते हैं और आपको कहते हैं हम बड़े मसलूम हैं। आपको ये बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में जितनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, एक मुत्तहिद होकर ईमेल के थ्रू ही अगर इस गवर्नमेंट को मजबूर कर देना कि ये मुसलमान नहीं लिख सकते अपने नाम पे, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ईमेल एड्रेस जो है अगर यहाँ लिखवा दिया जाए। हाँ, तो बात यह है कि मुफ्ती साहब, अगर आप यूरोपियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, सबके नाम, ईमेल एड्रेस, फोटो लगी हुई है। दुनिया की हर पार्लियामेंट की वेबसाइट जो है ना, उस पर सरकारी तौर पर उनके वो ईमेल एड्रेस हैं जो सरकारी ईमेल एड्रेस है, और आपको हर मेंबर का एड्रेस मिलेगा यूरोपियन पार्लियामेंट का। मैं कोई जो यूरोप बैठे हैं और अक्सर हमारे सुनने वाले यूरोपियन कंट्रीज से ही ताल्लुक रखते हैं, तो भाई ये आप लोगों का फ्रीज है, लाजमी करें ये चीज़ें। आपको नहीं पता, आपका एक छोटा सा ईमेल निज़ाम को धर्म भरम कर सकता है। हाँ, आप वो जगाएं। आप ये देखें, कादियानी अपना, हालांकि उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपने रोने पीट रहे हैं, अब मर गए और हमें साड़ दिया, जला दिया, लूट लिया, हमारी बच्चियों को भगा के लेके बच्चों के साथ बच्चेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उनके साथ होता कुछ भी नहीं है। तो भाई तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, मुसलमानों, तुम कुछ नहीं कर रहे यार, अपनी आवाज बुलंद करो। हाँ? मुफ्ती साहब, मैंने शहर सदूम का अंग्रेजी तर्जुमा एक ने किया, मैंने कनाडा की पार्लियामेंट को भेज दिया, हर मेंबर को मैंने भेजा, मैंने कहा भाई पढ़ो जरा। मुझे 30-40 लोगों का जवाब आया, इट्स अनबिलीवेबल।
कहता वी नेवर न्यू दिस अबाउट दिस कम्युनिटी। ये हालत है। तो अगर ये मतलब इससे ये नहीं कि वो खड़े हो जाएंगे, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है पाकिस्तान पर, और बहुत सारे मुल्कों की तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है। और लेकिन उनमें एक बात कॉमन है कि चैप्टर 5 है ह्यूमन राइट्स का, उसके सिग्नेटरी हैं, सब ने उसको साइन किया हुआ है, दुनिया के हर मुल्क ने, सिवाय 1-2 मुल्कों के। उसकी खास वजह है जिनमें स्वीडन भी शामिल है, क्योंकि वो असल में अक़वाम मुत्तहिदा की सीट स्वीडन है, न्यूयॉर्क नहीं है। तो आप जब लिखते हैं ये बातें तो ये इनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के साथ है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, और सब लोगों के ईमेल एड्रेस जो हैं, हर हुकूमत के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनके लिखे हुए हैं, और वो इस किस्म की ईमेल्स बड़े गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके पर्सनल मसला तो नहीं है ना। आप उन्हें एक अवेयरनेस देते हैं कि ये जो जी ऐसा हो गया है, ये ग्रो ऐसा कहता है। तो कादियानियों ने तो हमेशा से, मिर्जा कादियानी ने ये इजाद किया था कि सीधा लिखो, मलका नू लिखो, बादशाह नू लिखो, वली अहद शहजादे ने लिखो, मेंबरों को लिखो, वजीर आजम को लिखो। इनकी हमेशा से अप्रोच यही है कि ऊपर वालों को लिखो, नीचे वालों को तो ये मतलब जुल्म करते हैं ना। तो हमारी ये अप्रोच है कि खामोश हो जाओ। अच्छा जी, तो अली साहब कौन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। जी शाहिद भाई, मेरी आपसे अभी 2-3 दिन पहले भी बात वगैरह हुई थी, जिस दिन ये सारे मामला हुए थे चंदा सिस्टर के, उस दिन आपसे मैं फर्स्ट टाइम आपकी लाइव ज्वाइन की थी। ऑलराइट, ओके, सही है। सॉरी माज़रत के साथ अली भाई। तो मुफ्ती साहब देखें, हम लोग उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हो सकता है वो चंदा सिस्टर वाला पहला कतरा, तज़ाब का कतरा जो मरज़ियों पे गिरा है, और अल्लाह ताला एक ऐसी तज़ाब की बारिश कर दे, और ये चनाब नगर में इनकी जो दहशतगर्दी है, ये TLP का मसला नहीं है, ये TLP का मसला नहीं है, TLP का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान का मसला है, और हर पाकिस्तानी का मसला है, मुसलमान का मसला है। तो अगर इसको इस हवाले से देखा जाए कि ये कोई भी इसको लीड करे, लेकिन अगर इसको इस सिर्फ और सिर्फ नमूसे रसालत के तौर पर यूज़ किया जाए ना, उम्मत मुसलमान को सिर्फ ये करने की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जिस तरह से चंदा सिस्टर ने अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरह से शाह साहब ने वहाँ जाके की बैंड बजाई, अगर ये दो लोग मरज़ियों की, मैं कहता हूँ कि उन्होंने वो बंद कर दी थी जहाँ से हवा निकलती है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा ना, तो चनाब नगर में इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये मेरा ईमान है। और शायद इस पे मैं एक बात कर सकता हूँ, थोड़ा एंगल से हट के है उसी पे। सैयद साहब, आपसे सवाल पूछ रहा था कि वो पता नहीं बाबा जी आपने देखे थे, कुछ लोग हैं जो तंग पड़े हुए हैं ना कादियानियत से, मतलब मुसलमान भी होना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले कुछ पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम मुसलमान हो जाएं, वो बस फंसे हुए हैं ना उनके अंदर, तो उनके लिए क्या बंदा कर सकता है पहले? शायद एनीबॉडी? क्या सवाल पूछा आपने? सवाल मैंने ये पूछा, जैसे वो बाबा नहीं थे शायद जो चंदा बाजी से कर रहे थे वो उन ऐसे लोग हैं यार, तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता, जो मुसलमान होना चाहते हैं, मतलब वो फंसे हुए हैं, वो डर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए कोई क्या से कहते हैं, कोई पतली गली, कोई रास्ता, कोई उनके लिए निकालने के लिए पहले देखिए, सबसे पहले जब इनका होल्ड खत्म हो जाएगा, एक वो कहते हैं ना कि मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, जब आप फिल्म देखते हैं ना, कोई एक्शन मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले विलन को वो एक ऐसी चीज करके दिखाई जाती है कि ये बंदा जनाब पूरा इलाका है, उस कोई आवाज नहीं उठा सकता उसके सामने जो उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। लेकिन फिर एक हीरो की एंट्री होती है और वो सब कुछ चेंज कर देता है। जब उसी गुंडे को उसी चौक पर जनाब कुत्ते की तरह धोया जाता है ना,
तो वो फिर कोई बंदा उसकी इज्जत नहीं करेगा। और एग्जैक्टली मरज़ियत भी इसी तरह है कि इन जैसे बेगैरतों को जब जूते मार के यहाँ से भगाया जाएगा ना, तो फिर मरज़ियत ख़त्म होगी। अंडरस्टैंड? ठीक। यही हमारा लम्हा फिक्री है कि हम लोग जनाब, हमारे ऊपर हुक्मरान है यार। हम हुक्मरानों को लेके कौन आता है? हम ही लेके आते हैं ना। और मुफ्ती साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि ये कंटेंट्स, ये जो पिक्चर लगी है ना, अगर इसकी हुकूमत आई ना, तो जितना मैं शाहिद इसको क्रिटिसाइज करूँगा, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े बड़े टिकटॉकर हैं जिनको ये बुलाता है अपनी 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 स्पेशल जब इनके प्रोग्राम होते हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ उनसे वीडियो डलवाऊंगा हर एक मर्जी के खिलाफ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा चांसेस आए कि मैं अपनी आवाज, मुझे टीएलपी से कोई मतलब नहीं है, उनको बुला रहा हूँ सिर्फ इस नीयत से कि नमूसे रसालत पे काम करना है। मैं उनको इस हैसियत से नहीं बुला रहा कि वो आए एज ए पोलिटिकल पार्टी आए, नो। मुसलमान है ना, और इसी में पीटीआई वाले भी साथ होंगे सभी इंशाल्लाह। नहीं, ये अच्छी सोच है, दैट्स गुड। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना है। इसमें ना ही कोई टीएलपी वाला, ना नून लीग और ना ही पीटीआई, नो। इस ब्रॉड पे सिर्फ वो बंदा आएगा और उस सिर्फ और सिर्फ नमूसे रसालत पे बात करेगा। और इंशाल्लाह ताला एक कोशिश है, और इंशाल्लाह ताला इस कोशिश को इंसान कोशिश ही कर सकता है ना। ठीक है, कोशिश करेंगे तो अल्लाह वसीले बनाएगा। और उस रात पूरी की पूरी चनाब नगर की मरज़ियत जो है ना, वो शाह साहब के कदमों में थी। रात को 1 बजे के बाद उनके ऊपर व्हाट्सएप पे जो है ना, उन्होंने FIR काट के भेजी है। वहीं पे एक बंदा खड़ा हुआ कहता है, चंद्रा सिस्टर, इन्होंने पिछले हफ्ते मुझे भी जो है इसी तरह थाने में ले गए थे। अब जो एक बंदे की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो ऊपर के हाई लेवल के बंदों को इन्वॉल्व कर सके, थाने में उसको जनाब 2 डंडे पड़वाएंगे, वो चुप रहेगा। लेकिन यही हमने इनकी यही जो मरज़ियत की दहशत गर्दी है, इसको तोड़ना है। पहले इनकी दहशत गर्दी तोड़ेंगे, फिर इनको नंगा करेंगे, फिर इनको भगा भगा के मारेंगे। और ये वक्त आएगा मुफ्ती साहब इंशाल्लाह ताला, ये डेट याद रखिएगा। और वैसे भी मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं मुफ्ती साहब क्योंकि उसमें फिर पैशन ज्यादा हो जाता है, जज्बा ज्यादा हो जाता है। चंदा सिस्टर का जज्बा ईमानी देखा था? ओए दल्ले हो, ये पता किसकी आवाज थी? ओए मुन्नू टोपी ना पो जालमो, ये पता किसकी आवाज थी मुफ्ती साहब? ये बाबा हादम हुसैन की आवाज थी। अल्लाह उनको लख लख जन्नतों में करते। शायद भाई असल में वो है कि कुछ राज होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कहने को हमारे पास बड़ा कुछ है, यकीन जाने, लेकिन वो वक्त से पहले बात करना वो बड़ा मसला बन जाता है, बड़े बड़े मसाइल। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। कुछ हमने भी सोच रखा है, और कुछ हिकमत अमलियाँ हमारे भी पेश नज़र हैं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, और जब होगा तो इंशाल्लाह आप सारे झूम जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेंगे। यही चीज़ मुफ्ती साहब के जिस काज पे हम काम कर रहे हैं ना, उस काज पे जो मुनाफकत करेगा ना, ठीक है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, वो वक़्त था कि मैं इस तरह से बैठ नहीं सकता था मुफ्ती साहब। जब से ये मैंने नमूसे रसालत पे पहरा देना शुरू किया है, अल्लाह ताला ने मेरे भाई एक बात अर्ज करूं, पता है क्या, जो कौम के मुदब्बिरीन होते हैं, मुफक्किरीन होते हैं, और जो लीडरान होते हैं, जो ज़ुमाए कौम होते हैं, वो ऐसी हिकमत अमली अपनाते हैं कि जिसके अंदर पूरी कौम का फ़ायदा हो, पूरी कौम का फ़ायदा मुस्ततर होता है। अब देखें ना, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर पिट रहे थे। अगर जिन्होंने यहूदियत की हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको पता होगा कि जिस मुल्क में भी जाते थे वो मार के इनको निकाल देते थे। तो अब फिर इन्होंने सर जोड़ के इनके ज़ुमा बैठे और कहा कि यार
ऐसे तो हमारी नस्ल कुशी हो जानी है, नस्ल ही ख़त्म हो जानी है। कुछ ऐसा करो कि हमारी कौम बच सके और हमें कहीं पे पनाह मिल सके। अब ये फ़लस्तीन का कुछ एरिया, उसके ऊपर ये इन लोगों ने क्या किया कि प्लान किया कि हम जगह लेते हैं। इन्होंने जगह वहाँ पे ख़रीदी, हालांकि वो जगह थोड़ी सी थी। अब ये था इनका प्लान। अब उसको इन्होंने बढ़ाया और पूरी दुनिया के अंदर इनके जहाँ कहीं भी यहूदी बिखरे हुए थे उनको एक मरकज़ के ऊपर लेके आए। कहा कि आओ यहाँ पे इसराइल हमने एक, हालांकि वो मकबूजा फ़लस्तीन यानी कब्ज़ा की हुई जगह है, वो फ़लस्तीन का जगह जिसको बाद में इसराइल का इन्होंने नाम दिया। तो इन्होंने रियासत बनानी थी वहाँ पे, तो एक प्लान के साथ इन्होंने काम किया। तो ये है कि चलो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। फिर इसके ऊपर आप किताबें उठा के देखें, किताबें लिखी जा चुकी हैं। नहीं मुफ्ती साहब, अगर हमें यहूदियों से सीखना चाहिए तो सीख लेते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। तो यहूदी प्रोटोकॉल्स नाम की किताबें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो आप देखें कि इन्होंने फिर अब कुछ कवानीन बनाए। इन्होंने कहा कि हम इन कवानीन पे रह के अब काम करेंगे। अब वो कवानीन क्या थे? उन कवानीन के अंदर यही था कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज बनाएंगे और उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे और उसके अंदर इजारादारी हमारी होगी। वही हुआ, ये पेप्सी और कोक और इनकी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी हज़ारों की तादाद में हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो यहूदियों की हैं। तो इन्होंने इस तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। और फिर इनकी वो प्रोटोकॉल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा रुकावट जो है वो मुस्लिम है हमारे नज़दीक, और मुस्लिम्स को डैमेज करने के लिए इनके अकायद और नज़रियात के ऊपर हमें हमला करना पड़ेगा। ये पर्दे के कायल हैं, ये ज़नाकारी से रोकते हैं, ये शराब नोशी से रोकते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसा करो कि ज़नाकारी आम हो जाए, शराब नोशी आम हो जाए। इन्होंने फिर अपनी बच्चियों को पेश किया, पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्रीज कायम की, पहले अपनी बच्चियों को पेश किया तो फहाशी और उरियानी फैलाई। शराब जब ये कंपनी बनाते थे तो फ्री तकसीम करते थे, फ्री लोगों के अंदर तकसीम करते थे। तो बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के ऊपर माशाल्लाह हमारे डॉक्टर होली स्पीड साहब की बड़ी नज़र है, तो ये आपको मज़ीद बेहतर हाल में बता सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी प्लान की ज़रूरत है, एक हिकमत अमली और तदब्बुर के साथ काम करने की ज़रूरत है। जज्बात हर जगह नहीं चलते, हमें कुछ अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिसके दूर रस नताइज बरामद हों। वक्ती तौर पे नहीं चाहिए कि बस अभी हम कुछ करें तो अभी कुछ हो जाए, पलट जाए सब कुछ। नहीं नहीं, हमें सदियों पर मुहित हिकमत अमली दरकार है कि जिसके नताइज सदियों बाद बरामद हों, ना कि अभी नारा लगाया तो अभी पलट दो भाई सब कुछ। नहीं, हमें सदियों के ऊपर एक ऐसी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है जिसके नताइज अगरचे वो अगर एक ईंट लगे लेकिन कल सदियों बाद वो एक बहुत बड़ी तनावर इमारत बन जाए। इब्तदा में अभी एक ईंट की ज़रूरत है, बाद में जाके उसके नताइज बरामद होंगे। तो यहूदियों ने ये काम किया था, उन्होंने कहा अभी हम थोड़ा काम करेंगे लेकिन एक वक्त आएगा हम पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो जाएंगे। उन्होंने जनाब अपनी हिकमत अमली उनकी ऐसी थी कि पूरी दुनिया का कंट्रोल दिया अमेरिका के हाथों। वो पीछे पर्दा रहता है, छुपा रहता है। एक उन्होंने हिकमत अमली ऐसी इख्तियार की कि पूरी दुनिया का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में दिया,
खुद दिया और पूरे अमेरिका को कंट्रोल इन्होंने किया। यानी पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका और अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है इसराइल। पता क्या हुआ कि डायरेक्ट अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, सुपर पावर वो बन गया और उस सुपर पावर का भी जो सुपर पावर है, हाँ जी, वो बन गया पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला इसराइल बन गया। तो इस तरीके से हमें भी अगर कोई ऐसी कोई हिकमत अमली ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म पे अगर हम चाहते हैं कोई हिकमत अमली इख्तियार करें तो हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके दूर रस नताइज बरामद हो। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करूँगा, और भी बड़ी हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जा सकती हैं। तो आजिज़ ने एक हिकमत अमली अपनाई कि भाई किसके नताइज बाद में बरामद होंगे। तो हमने कहा कि देखो हमारे मदारस के अंदर हम 8 साल तक पढ़ाते हैं और एक मस्जिद का एक मौलवी तैयार करते हैं, वो मस्जिद के हिसार से बाहर जाता ही नहीं है। और जो हमें दरस निज़ामी पढ़ाई जाती है या 8 साल के अंदर जो अलूम और फ़नून पढ़ाए जाते हैं, उनके अंदर वो इतना मतलब पावरफुल नहीं होता कि उसके ज़रिए वो कादियानियों का मुकाबला कर सके, यहूदियों का मुकाबला कर सके, क्रिश्चियन का मुकाबला कर सके और मुखालिफिन इस्लाम के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सके। वहाँ डिबेटर नहीं तैयार किए जाते, मौलवी ज़रूर तैयार किए जाते हैं। एक मस्जिद को मुहीत एक मौलवी ज़रूर तैयार होता है, एक अच्छा मुकर्रिर तैयार हो जाता है, एक अच्छा पीर और मुर्शद तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक अच्छा डिबेटर और मुतकल्लिम और मुनाजिर तैयार नहीं होता। तो हमने कहा कि देखो कोई ऐसा कुछ काम करो कि कौम को जगाने के लिए कुछ ऐसे मुनाजिरीन और मुतकल्लिमीन और डिबेटर्स तैयार करो कि हों वो मौलवी ही, लेकिन वो मौलवी जदीद मौलवी हों, वो कंप्यूटर को जानते हों, वो तारीख को जानते हों, वो मज़ाहिब को जानते हों, मज़ाहब के इतराज़ात को जानते हों, फिर उनके जवाबात जानते हों, वो इंग्लिश को जानते हों, उनको इंग्लिश आती हो, उनके अंदर उनके सीनों में कुरान भी हो, उनके सीनों में हदीस भी हो, तो जदीद अलूम और फ़नून भी हो। तो इस किस्म के जब तुम मुबल्लिगीन तैयार करोगे और उन मुबल्लिगीन को फिर दुनिया के अंदर फैला दो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, कोई इंग्लैंड में बैठा हो, और कोई जर्मनी में भेज दो, कोई अफ्रीका में भेज दो जहाँ पर कादियानियत बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इन दूर दराज ममालिक के अंदर उन तुलबा को और उन उलमा को फैला दो। तो ये इस किस्म की कुछ हिकमत अमलियाँ अपनाने की ज़रूरत है। तो जामिया ख़त्म नबूवत जो हमने बनाया उसके अगराज़ व मकासद ये ही है, इन्हीं के ऊपर हम खड़ा किया है उसको, इन्हीं बुनियादों के ऊपर। अगरचे आज वो एक कमरे के अंदर उसकी तलीमात हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में वो एक अजीम यूनिवर्सिटी बनने वाली है और पूरी दुनिया के अंदर उसके जो स्टूडेंट्स हैं या जो फारग होंगे उलमाए कराम और स्कॉलर्स और डिबेटर्स और अजीम मुबल्लिगीन, वो इंशाल्लाह बनने वाले हैं और फैलने वाले हैं। तो इस किस्म की कुछ हिकमत अमलियाँ में अपनाने की ज़रूरत है। जी जज़ाकल्लाह। शाह जी अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर खान साहब, आपने फरमाना है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखें शाह जी, मैं असल में आपकी बातों से कुछ थोड़ा सा एग्री भी हूँ और थोड़ा सा जो ना डिसएग्री भी हूँ, यानी कि इतफाक़ भी करता हूँ और मुझे इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ मुझे इस चीज़ से है कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि हमारे बच्चे किसी तरीके से आलम बन जाएं, डिबेटर बन जाएं या कुछ बन जाएं। हमने पिछले कई 100 साल से इस हिकमत अमली को छोड़ दिया है कि हमारी दरगाहों में से निकलने वाला एक बेहतरीन किस्म का मुजाहिद भी हो और लड़ाका भी हो, कि वक्त आने पर वो जब जिहाद का नारा लगे तो वो नामूस रिसालत दीन इस्लाम के लिए जो ना सर बकफ होने के लिए भी तैयार हो।
اصل میں ہمارے مدارس کو اپنا نظام اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. یہودیوں کی آپ نے مثال دی, یہودیوں کا ایک جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا, وہ بھی جو نا فن ضرب و حرب سے جو نا وہ ماہر ہوتا ہے. تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اپنے 3 سال جو ہے نا وہ آرمی کے لیے جو نا اپنے وقف کریں, اس کے بعد جا کر یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی یہ خدمت کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو جب تک یہ جذبات تھے, جب تک ہمارے مدارس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں, خدا شاہد ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہو, خدا شاہد ہے وہ محمود غزنوی کا دور ہو, خدا شاہد ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا دور ہو, خدا شاہد ہے وہ التغرل کا دور ہو, خدا شاہد ہے وہ سلطان غوری کا دور ہو, خدا شاہد ہے وہ اورنگزیب کا دور ہو. ہماری سلطنتوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے اور دنیا نے ان کے آگے جو نا سلوٹ کیے ہیں. لیکن جس دن سے ہم نے اپنی درسگاہوں میں سے اپنے جذبہ جہاد کو, فن ضرب و حرب کو نکال دیا, اس کے بعد سے آج تک ہم لوگ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کو سب سے مین ضرورت ہی اس وقت ضرب فن و حرب کی ہے کہ یہ جو چیزیں جو نا یہ جب تک ان کے پاس یہ علوم نہیں ہوں گے, یہ ایک ماسٹر بن کر نہیں نکلیں گے جو ہر ایک دنیا کے ہر ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کے لیے وہ پرفیکٹ انسان بن کر نکلے گا. بے شک وہ جذبہ جہاد ہو, بے شک وہ ناموس رسالت کے لیے ڈیبیٹ کرنی ہو یا ہاتھ چلانے ہو, دونوں میں اس کو ماہر ہونا چاہیے. تب ہی ہم اپنے مذہب کا بھی دفاع کر سکتے ہیں, اپنے ملک کا بھی دفاع کر سکتے ہیں, اپنے آپ کا بھی دفاع کر سکتے ہیں. شاہ جی آپ کے میری یہ آپ سے درخواست ہے, آپ جو 2 بھائی ضیاء الرحمن امینی صاحب اور آپ جو کام کر رہے ہیں, کوشش کریں کہ اپنے وہاں پر بچوں کو ساتھ ساتھ جو نا مارشل آرٹ وغیرہ اس طرح کی بھی ٹریننگ دیں, تاکہ وہ جب آگے نکل کے جائیں, جب بڑے ہوں تو ایک ماہر ہو کہ وہ کسی بھی مشکل میں جب پڑھیں تو اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی مدد کر سکیں, صرف زبان سے نہیں, کتابوں سے نہیں. شاہ جی ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے, ہماری یہ پلاننگ ہونی چاہیے. یہ پلاننگ ہی کل ہمارے اندر ایک بہترین مجاہد پیدا کرے گی جو انشاءاللہ جا کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں جا کر شامل ہوں گے, اور جو نا وہ ہمارے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سپاہی ہوں. ہمیں ان لوگوں کو تیار کرنا ہے. شاہ جی جی خان صاحب کہہ لی بات. اچھا, گزارا یہ ہے کہ خان صاحب کے ماشاءاللہ جذبات ہیں اچھے, بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے. گزارا یہ ہے کہ مختلف شعبہ جات ہیں ہماری زندگی کے, اور تمام شعبہ جات کو محیط ہونا یہ محال ہے ایک فرد کے لیے. بھائی ادھر دیکھیں, ضرب و حرب کے لیے ہماری فوج موجود ہے, وہ ان کا شعبہ ہے, وہ نہیں کوئی زیب ہے. علماء کا اپنا ایک شعبہ ہے, وہ کتابوں قلم تھام کے رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے مقررین ہیں تو وہ محراب و منبر کو تھام کے رکھتے ہیں. مدرسین کا ایک شعبہ ہے, وہ صرف ان کا کام ہے تدریس کرنا, پڑھانا. تو مختلف شعبہ جات ہے نا. اب سائنس کا ایک شعبہ ہے, وہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے وہ شعبہ سنبھالا ہوا ہے دنیا داری کا. تو زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں, اور سارے شعبہ جات ہی ایک مدرسے کے طالب علم اس کو محیط ہوتے, یہ تھوڑا سا مشکل سا کام ہے. تو جس کا کام اسی کو ساجے. مفتی صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو, وہ العزیزیہ کی میں نے ویڈیو دیکھی, آپ نے سنگ بنیاد رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے لگائے ہوئے پودے, آپ لوگوں کی لگائی ہوئی اینٹیں, ان کا ثمر ہمیں اپنی زندگی میں دکھائے. دوسری بات مفتی صاحب, پچھلے سال کی ہی بات دیکھیں, اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ مدینے سے بات چیت کر رہے تھے, اور آپ نے نیت کی جامعہ کی, اور آج ماشاءاللہ چلے جامعہ چاہے ایک عمارت کے اندر, چھوٹی سی عمارت کے اندر ہے, موجود تو ہے, وہاں پر کام تو شروع ہو گیا. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ضیاء رسول بھائی نے بھی ارادہ کیا عزیزیہ ماڈرن سکول کا, اور ماشاءاللہ کل پرسوں آپ لوگوں نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. تو یہ جو میرے خان بابا بھائی آپ بات کر رہے ہیں, آلریڈی ویسٹ جو ہے وہ ہماری مذہبی تعلیم کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
अगर इन चीज़ों को हम इंटरलिंक कर देना मदरसे के साथ, ज़रूर होना चाहिए बच्चों को आप मार्शल आर्ट सिखाएं, बच्चों को आप स्पोर्ट्स भी सिखाएं। मैं नहीं इससे मना कर रहा जो बच्चे मदरसे के लिए जाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो मदरसे के अंदर ही शुरू करें। 7 एकेडमीज मौजूद हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया, मार्शल आर्ट्स की, दूसरी चीज़ों की, बच्चों को उनके साथ मुंसलिक कर दिया जाए, उनके